Okay, now let us calculate the potential difference and current in this kind of circuit. This circuit is simply a parallel combination of three resistors. आप देख सकते हैं तीन रेजिस्टर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट करे और एक बैटरी कनेक्ट कर दी V पोटेंशियल की, V पोटेंशियल डिफरेंस की. So in this case the current flowing in this circuit is, let us assume, equal to capital I. Capital I. This current will move in this circuit और इस पॉइंट पे आके यह करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और तीनों पार्ट्स में इंडिविजुअल करंट्स विल फ्लो जिनकी वैल्यू होगी लेट अस से I1, I2 एंड I3. तीन करंट्स फ्लो होंगे I1, I2 एंड I3. To calculate the total current in this circuit I, we use the formula Ohm's law which says that I is equals to V upon R equivalent. यहाँ पे equivalent resistance होगा because हम complete circuit में जो current flow हो रहा है उसे calculate करना चाहते हैं. So यहाँ पे R equivalent की value हमें calculate करनी पड़ेगी. हम देख सकते हैं तीनों resistors सीरीज में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड है. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट, डिनोमिनेटर में क्या आएगा R1, R2, R3, ऊपर आएगा R1, R2, R2, R3 प्लस R1, R3 प्लस R1, R2. So the R equivalent, the equivalent resistance of three resistors will be equal to R1, R2, R3 divided by R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R3. So this is the equivalent resistance of all the three resistors connected in parallel combination. Now in this parallel combination, if R equivalent is this much, so you can calculate the current I. I current कितना हो जाएगा? The I current will be equals to V, that is potential difference, वो V के बराबर है potential difference, upon R equivalent. R equivalent we will write it as R1, R2, R3 और यहाँ पे आ जाएगा R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. So this will be the equivalent resistance and the total current flowing in the circuit. हमने अभी तक जो सीखा वह सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा. नाउ अब हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया. अब हमने ओम्स लॉ का यूज करके यह कैलकुलेट करा कि जब तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो किसमें कितना करंट फ्लो होगा, किसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. सो दिस इज द टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट I1 करंट, I2 करंट एंड I3 करंट, मतलब इंडिविजुअली तीनों में कितना कितना करंट फ्लो होने वाला है, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है. ओके, फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट I1 करंट, I1 करंट, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ I1 करंट. I1 करंट का वैल्यू निकालने के लिए अगेन वी विल गोइंग टू यूज ओम्स लॉ. हम फिर से ओम्स लॉ का उपयोग करेंगे. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सर्किट में, इस R1 रजिस्टर में I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V. इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V के बराबर.
ओके, वाई वी? बिकॉज इन दोनों पॉइंट से लेके यहां तक कोई दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए इस सर्किट के इस R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। सो अगर यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, इट मीन्स V इज इक्वल्स टू I1 R1। सो व्हाट इज R1? I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। I1 is equals to V upon R1. Now, what is V? V is this potential. V यह potential difference है जो सेल का हमने कनेक्ट किया. This potential difference is common for R1, R2 and R3. So it means जैसा हमने I1 के लिए लिखा exactly हम ऐसा ही I2 के लिए भी लिख सकते हैं और exactly इसी तरह से हम I3 के लिए भी लिख सकते हैं. This is R3. This is the three resistors connected in parallel and this is the current across them. Current तीनों के across जो current flow होगा. Now let us write this currents I1, I2 and I3 in terms of total current. What I am saying? I am saying that let us write the current I1, I2 and I3 in terms of total current I. Total current I, this I current is equivalent to V upon R equivalent. It means V is equals to what? V is equals to I times R equivalent. V कितना होगा? V will be equals to I times R equivalent. So यहाँ पे हम इस V को रिप्लेस कर देते हैं, तीनों जगह V को रिप्लेस करते हैं किससे? I times R equivalent से. So it will become I1 is equals to I times R equivalent divided by R1. I2 will become I times R equivalent divided by R2 और I3 will become I into R equivalent divided by R3. What is R equivalent? R equivalent is this value. जब आप इस वैल्यू को वहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे then you will get that I1 is equals to I into R2 R3 divided by R1 R2 R2 R3 plus R3 R1. Okay, then I2 is equals to I times R1 R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 and then I3 is equals to I times R2 R3 R2 R1 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. Okay, so these three are the expression for current when total current is given. Total current का किस तरह से डिवीजन होगा, this is the expression for division of the three currents. अगर आपके पास सर्किट में यह पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन है, इनकेस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन है, इन दैट केस यू नीड टू यूज दीज फॉर्मूलाज. यह तीन फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे. These three formula will give you the relation between total current and resistors. जो resistors आप कनेक्ट कर रहे हैं उन resistors और total current के बीच में एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशन इस तरह से फॉर्म होता है. ओके,
हार्डली ही हम इस एक्सप्रेशन को कहीं यूज करेंगे, बट मे बी पॉसिबल इन एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव में या थ्योरी पेपर में इस तरह का रिलेशन निकालने को आ जाए और इस तरह का रिलेशन प्रूव करने को आ जाए. ओके, मे बी इट्स लाइक कि क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट I1 इज इक्वल्स टू दिस और I2 इज इक्वल्स टू दिस, और इस तरह का एक सर्किट दे दे. इन दैट केस ये चीज इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. आप देख सकते हैं I अपॉन R1 इंटू आर इक्वलेंट है, तो आर इक्वलेंट में क्या है, R1 R2 R3 है. जब मैं इसको I अपॉन R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब R1 कट जाएगा, I अपॉन R2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब R2 कट जाएगा, और जब I अपॉन R3 से करेंगे तो R3 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे ये तीन वैल्यूज जो हमें मिल रही हैं, इन दीज थ्री वैल्यूज इट इज इंपॉर्टेंट दैट द करंट, द इंडिविजुअल, द पार्ट करंट, ओके, जो डिवाइड होने के बाद जो करंट मिल रहा है, दैट करंट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स. ये रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल रेजिस्टर पे करंट डिपेंड कर रहा हो, करंट तीनों रेजिस्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे. सिंगल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है वो हमारे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देख ही लिया. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो V1, V2 और V3 अगर तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल है, सो दीज थ्री पोटेंशियल आर इक्वल. आप देख सकते हैं तीनों केसेस में पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है. नाउ द सेम काइंड ऑफ रिलेशन, जैसा हमने वहां पे रिलेशन निकाला, द V1, V2 और V3 के बीच में एक रेशियो कैलकुलेट किया, तो V1, V2, V3 के बीच में जो रेशियो था वह रेशियो सेम था रेजिस्टेंसेस के रेशियो में, R1, R2, R3 के रेशियो में. यहां पे किस तरह से होगा, यहां पे I1, I2 और I3 का रेशियो विल बी इक्वलेंट टू द रेशियो ऑफ 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon R3. This is the relation between current. Why? Because सीरीज के केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है, यहाँ पे पैरेलल के केस में करंट डिवाइड होता है. देखिए सीरीज के केस में हमने V1, V2, V3 को R1, R2, R3 के रेशो के बराबर कहा था. सो इसका मतलब जितना तीनों की वैल्यू या जितना इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर पोटेंशियल ड्रॉप भी उतना ज्यादा ही होगा. R1, R2, R3 में से लेट से R1 की वैल्यू में बढ़ाते जाऊं तो पोटेंशियल ड्रॉप R1 के ऊपर ही इंक्रीज होता जाएगा. ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टर की वैल्यू होगी, उतना कम करंट उसमें से फ्लो होगा. इट्स बिकॉज यहाँ पे हमने देखा करंट का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का रेशियो करंट के रेशियो के बराबर है. जितना आप R1, R2, R3 की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट विल डिक्रीज, वो करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा. ओके, सो दिस इज अ कॉमन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट. दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स इज यूजफुल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मे बी थ्योरी में अगर प्रूफ करने को आ जाए तो इस तरह से आपको करना होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. पहले इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर. Okay, now let us continue our discussion. Now we will going to study about the different elements that are very common in electricity. हम उन एलिमेंट्स को, उन सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनकी वजह से आज इलेक्ट्रिसिटी हम प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हैं. जो अभी यूजेज आप देख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है. So we will going to study the different elements that are common in इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा कॉमन है.
the first element that we will going to talk about is टंगस्टन. द फर्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज टंगस्टन. टंगस्टन इज एन एलिमेंट which has high melting point and melting point is around 3380 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो 3380 डिग्रीज पे जाके मेल्ट होता है. ओके उसके पहले यह एलिमेंट मेल्ट नहीं होता. सो दिस इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस एलिमेंट हैज हाई रेजिस्टिविटी. यह एलिमेंट पहली चीज तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है और सेकेंड इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ एलिमेंट इज यूजफुल फॉर अस. हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा होना मतलब ये तो बुरी बात है, बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लॉस्ट होगी. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा से ज्यादा बचाना है. हमें तो ऐसी चीजें चाहिए जिनका रेजिस्टेंस कम हो ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक ट्रांसमिट कर सकें. बट ऐसा नहीं है. देयर आर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे हम ऐसे सब्सटेंसेस चाहते हैं जिनका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो. ओके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं टंगस्टन के लिए. फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट in इलेक्ट्रिक बल्ब. टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में एज अ फिलामेंट यूज होता है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज फिलामेंट. फिलामेंट क्या चीज है? जब आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो आपको आपका बल्ब कुछ इस तरह का दिखाई देता है. इस तरह से आपको बल्ब दिखाई देता है. ओके इन दिस बल्ब यू विल फाइंड कि इस तरह से दो ऐसे वायर्स कनेक्टेड हैं और इन वायर्स के बीच में एक इस तरह का सर्कुलर, इस तरह का एक स्प्रिंग जैसा एक छोटा सा सब्सटेंस कनेक्टेड है. दिस सब्सटेंस इज नोन एज फिलामेंट. यह सब्सटेंस को हम कहते हैं फिलामेंट. This filament is responsible for lightening of bulb. यही फिलामेंट की वजह से ये बल्ब लाइट पैदा करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है. सो व्हाट वी विल से दैट फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट. लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइट प्रोड्यूस करने के लिए फिलामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है. चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली इसमें होता क्या है. देखिए जब आप इस बल्ब को कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तब इस बल्ब में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. एक करंट फ्लो बन जाता है, एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है. करंट फ्लो होने की वजह से करंट इस बल्ब में आता है, इस तरह से एंटर करता है, इस फिलामेंट से पास होता है और फिर वापस बल्ब से निकल जाता है. नाउ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सब्सटेंस का होगा उतना ज्यादा उस सब्सटेंस में हीट प्रोड्यूस होगी. हम इस चीज को जूल्स लॉ में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए फॉर टाइम बीइंग जस्ट अज्यूम दैट हाई रेजिस्टेंस मीन्स more
हीट प्रोडक्शन। मोर हीट प्रोडक्शन, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सिंस दिस फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, since this filament is made of tungsten, that's why this filament, this wire has high resistance. इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। So what exactly happens in the bulb? जब आप इसमें से करंट पास करते हैं तो इस फिलामेंट में से करंट होके गुजरता है, एंड क्योंकि इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इसमें, इस फिलामेंट में हीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यह फिलामेंट गर्म होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज पास्ड, when current is passed from filament, it heats up and its temperature starts rising. इस फिलामेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बिकॉज ये हाई रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट है, तो इसमें करंट पास करने से हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से यह सब्सटेंस, यह फिलामेंट और ज्यादा गर्म होने लगता है। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होने लगता है और काफी ज्यादा राइज हो जाता है। नाउ दिस इज मेड ऑफ टंगस्टन, ये फिलामेंट किसका बना है? टंगस्टन का। तो यह फिलामेंट मेल्ट कब होगा? दिस फिलामेंट विल मेल्ट एट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने हाई टेम्परेचर पे जाके ही यह फिलामेंट मेल्ट होगा, उसके पहले यह फिलामेंट मेल्ट नहीं होगा। सो टंगस्टन की एक खासियत होती है, टंगस्टन की खासियत यह है दैट एट हाई टेम्परेचर्स tungsten become incandescent. टंगस्टन बिकम इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब है सब्सटेंस which emit light when become hot. इनकैंडेसेंट मतलब वह सब्सटेंस जो कि गर्म होने पे लाइट प्रोड्यूस करने लगे। Those substances are known as incandescent and tungsten is one such substance. टंगस्टन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ज्यादा गर्म होने पे लाइट का प्रोडक्शन करने लगता है, और थोड़ी देर में यह टेम्परेचर, इस टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, और यह दिस बल्ब विल बिकम इनकैंडेसेंट। यह फिलामेंट जो टंगस्टन है, यह टंगस्टन इनकैंडेसेंट हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट दिस बल्ब लाइट्स अप। ये बल्ब चालू कैसे होता है? ये लाइट्स अप, ये लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है? बिकॉज करंट पास करने की वजह से यह टंगस्टन का जो वायर है ये इनकैंडेसेंट हो जाता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें से लाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, एंड द बल्ब विल लाइट अप। ओके, दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द रीजन व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड। नाउ सिंस अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस लगाऊं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, ओके, ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, इन दैट केस क्या होगा? अगर मैंने एक ऐसा सब्सटेंस यूज कर लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो अगर करंट पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर राइज होता चला गया, एक लिमिट से ज्यादा राइज हो गया, इन दैट केस दिस विल मेल्ट, और अगर यह सब्सटेंस मेल्ट हो गया तो कनेक्शन टूट जाएगा और आपका बल्ब खराब हो जाएगा।
क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है 3380 डिग्रीज, इसीलिए टंगस्टन ही हम यूज करते हैं। और भी सब्सटेंसेस होते हैं विच बिकम इनकैंडेसेंट, जैसे कि आयरन। आप आयरन को गर्म कीजिए, आप आयरन को बहुत ज्यादा गर्म कीजिए, यू विल फाइंड आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल स्टार्ट एमिटिंग रेड लाइट, रेड कलर की लाइट एमिट करना वह शुरू कर देगा। ओके, बट दिस टंगस्टन एमिट्स सम येलोइश कलर ऑफ लाइट। ओके, येलोइश एंड व्हाइटिश कलर की एक लाइट एमिट करता है। इसीलिए आप देखेंगे जो नॉर्मल बल्ब होते हैं जिनका ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, वह बल्ब येलो और व्हाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन वाली लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो मन में एक सवाल आता है कि मैंने यहाँ टंगस्टन लगा दिया और इसमें से करंट पास हो गया, यह टेम्परेचर राइज होने की वजह से इनकैंडेसेंट हो गया और इसमें से लाइट निकलने लगी। लेकिन फिर ये जो कवर हमने लगाया है, जो ये प्लास्टिक, ये जो ग्लास का कवर इस बल्ब के ऊपर लगाया है, ये कवर किस काम का? वाई वी हैव अप्लाइड, वाई वी हैव कैप्ड, कवर्ड दिस टंगस्टन वायर, दिस फिलामेंट इन दिस ग्लास, इस ग्लास के अंदर हमने इसे क्यों कवर करके रखा है? सो देखिए, वी विल राइट द रीजन फॉर दिस। एट हाई टेम्परेचर metals starts reacting with air and form metal oxides। क्या होता है, जब मैं किसी मेटल को बहुत ज्यादा गर्म करूं, एक लिमिट से ज्यादा उसे गर्म कर दूं, तो वह एयर से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और एयर से रिएक्ट करके वह मेटल ऑक्साइड, एयर से मीन्स ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वह मेटल की ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन की बात करें तो Fe आयरन का सिंबल है। आयरन को आप एक लिमिट से ज्यादा गर्म करेंगे, सो यू विल फाइंड कि आयरन से ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और Fe2O3 जैसा एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। अगर मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया तो यह टंगस्टन, यह मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। यह जो इनकैंडेसेंट, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ज्यादा टेम्परेचर करने पे ये लाइट एमिट करने लगता है, ये प्रॉपर्टी ये खो देगा। इट विल बिकम अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस सब्सटेंस, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दिस, लेकिन Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में बाधा डालता है, उसे रेजिस्ट करता है। सो सिमिलरली अगर यह टंगस्टन वायर भी रिएक्ट करने लगा, और टंगस्टन हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यह चीज प्रैक्टिकली देखी गई है। अगर टंगस्टन रिएक्ट करने लगा, इन दैट केस दिस फिलामेंट विल गो डेड, यह फिलामेंट खत्म हो जाएगा और इस बल्ब की लाइफ कम हो जाएगी। तो इन दिस केस क्या होगा, मैं घर में नया बल्ब लेके आया, एक बार जलाया और खत्म, फिर नया बल्ब लेके आओ, फिर जलाओ, जलाते से ही कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। सो क्या ये बल्ब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज आ पाएगा? क्या आप ऐसे बल्ब को घर में लगाएंगे? हम कहेंगे नो, ऑब्वियसली नॉट। हेंस टू प्रोटेक्ट इट, दिस कवरिंग, ग्लास कवरिंग प्रोटेक्ट्स tungsten to react with air. This glass contains नाइट्रोजन और नियॉन। वाई नाइट्रोजन और नियॉन? हम इस ग्लास में नियॉन नाइट्रोजन भर देते हैं। वाई? बिकॉज दीज टू गैसेज आर इनर्ट गैसेस। ये दोनों कैसी गैसेज हैं? इनर्ट हैं। सिंस ये दोनों गैसेज इनर्ट हैं, तो जब टंगस्टन बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वह इन दोनों गैसेज से रिएक्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स जब मैं इसको चालू करूंगा तो ये गर्म हो जाएगा, ये फिलामेंट इनकैंडेसेंट हो जाएगा, लाइट एमिट कर देगा, पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी। ओके,
इसमें किसी प्रकार की नियॉन या नाइट्रोजन से कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए मेटल ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा, तो ये टंगस्टन आगे भी चलता रहेगा, एक बार में खराब नहीं होगा ना। फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप बल्ब को बहुत ज़्यादा देर तक जला देते हैं तो बल्ब बस्ट हो जाता है, इट गो बस्ट, वो खराब हो जाता है और ये जो फिलामेंट है, ये जो पतला सा वायर है, ये वायर टूट जाता है। नाउ क्या आपने सोचा है कि ज़्यादा बल्ब को जलाने से ऐसा क्या होता है कि ये टूट जाता है? तो हम कहेंगे कि हाँ, रीज़न तो यही है कि बल्ब, ये जो वायर है, ये जो फिलामेंट है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से टूटता है। तो देखिए क्या होता है, जब आप इस फिलामेंट में से करंट पास करते हैं, जब इस बल्ब को कनेक्ट करते हैं, तो इस टंगस्टन की टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। क्या होता है? द रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन increases with टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। आपने करंट पास किया, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ी, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर रेजिस्टिविटी बढ़ी, फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी और एक लिमिट बाद इतना टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, और अगर इतना टेम्परेचर अचीव हो गया तो इट विल बस्ट, ये खराब हो जाएगा। बिकॉज जो ग्लास कवरिंग भी हमने लगाई है, इस ग्लास कवरिंग की भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा इसका भी टेम्परेचर राइज हुआ तो ये बस्ट हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है आप बल्ब जब ऑन करें तो कुछ समय के लिए ऑन करें, फिर उसे वापस ऑफ कर दें, फिर थोड़े समय बाद ऑन करें, बिकॉज कंटिन्यूसली जब आप इस बल्ब को जलाएंगे तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी, ये खराब होने लगेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टंगस्टन, जो कि हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। टंगस्टन के और भी एप्लीकेशंस होते हैं। देखिए मेजर चीज क्या है, हमने इस टंगस्टन को बल्ब के लिए यूज किया बिकॉज इट एमिट्स लाइट, लेकिन फिर भी जो लाइट एमिट यह कर रहा है, ये लाइट एमिट तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, बहुत छोटा सा एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्रैक्शन है। वी विल स्टडी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी जो इस फिलामेंट को सप्लाई होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू हीट, वो गर्म में, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस बल्ब को 100 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई की, तो 100 जूल ऑफ एनर्जी में से 90 जूल्स तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ बाकी की 10 जूल एनर्जी ही लाइट एमिट करने में कन्वर्ट होगी। तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी से ही सोचिए कितनी ज़्यादा लाइट घर में क्रिएट हो जाती है। आप अपने रूम में एक छोटा सा बल्ब लगाएं, इट क्रिएट्स लाइट, वो लाइट कितनी ज़्यादा उसमें होती है। तो अगर ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने लगे, सो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट। सो इसीलिए आज के समय में CFL बल्ब्स या फिर LED बल्ब्स यूज होते हैं। दिस बल्ब्स आर ऑब्सोलेट, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। CFL बल्ब और LED बल्ब्स में कुछ नए तरह का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, उसमें नए तरह के एलिमेंट्स को लेके आए हैं, जिनमें ये जो इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी है, जो दिस इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा है मीन्स वो लाइट ज़्यादा एमिट करते हैं और हीट कम करते हैं। इसलिए आप देखेंगे CFL बल्ब गर्म कम होते हैं, उसमें से लाइट ज़्यादा आती है और गर्म जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम है। LED बल्ब्स और ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं और लेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे बल्ब्स बनाने की जो विदाउट हीटिंग लाइट एमिट करे, जिसको दी गई पूरी लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में ही कन्वर्ट हो, हीट में कन्वर्ट ना हो। ओके, पर ऐसा नहीं है कि लाइट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी फॉर्म हो रही है वो हीट एनर्जी बेकार है। उस हीट एनर्जी का भी अपना ही कुछ एप्लीकेशन है, दैट वी विल स्टडी व्हेन वी स्टडी द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर टाइम बिंग जस्ट मान लेते हैं टंगस्टन का यूज इस तरह से है और बल्ब का फिलामेंट हीट होने की वजह से लाइट प्रोड्यूस करता है। Okay, this is the principle on which the bulb works. Okay, so you can note this.